नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन वॉरियर्स चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत अद्भुत टॉपिक जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। जी हाँ, नीति निदेशक के नाम से कहा जाता है और हम यहाँ बात करेंगे आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस नए अद्भुत टॉपिक के साथ जो आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इन सब के बारे में। ओके, सबसे पहले अगर बात करता हूं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो अगर मैं कहूं कि हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस देश से लिया गया था, तो ये हमने लिया था आयरलैंड से। आयरलैंड एक देश है जो यूनाइटेड किंगडम से बाद में आजाद हुआ था और उस देश से हमने इस कॉन्सेप्ट को अराइज किया था। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे कि आयरलैंड ने किस देश से लिया था, तो वो लिया था उसने स्पेन से। तो स्पेन ने आयरलैंड ने स्पेन से लिया और हमने आयरलैंड से डीपीएसपी कॉन्सेप्ट को अराइज किया था। हमारे जो संविधान निर्माता है जिसको हम बोलते हैं द मेकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने देखा था किस तरीके से वहां पे होम रूल मूवमेंट हुआ था। इसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर डीपीएसपी कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, जिसके बेसिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इट्स अ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का एक नोबल फीचर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान के अंतर्गत। इसके साथ साथ इसमें कहा गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, यहाँ पर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो वो जो कहा गया है वो खासकर से इस्तेमाल किया गया है आपके लिए, उसका नाम है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जिसके अंतर्गत उसको इस्तेमाल किए गए हैं उन तमाम शब्दों के साथ। जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बहुत बहुत ही शब्द है, कई बार पेपर में आया गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को, या फिर ये कहा जाए संविधान के किस हिस्से को हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा है, तो किसको कहा है हमने, डीपीएसपी को हमने यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ डीपीएसपी। डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी समझाने के लिए उसकी सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि आपने सुना होगा तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू नेशनल मूवमेंट में लीडर थे और उनके बेसिस पर एक कमेटी बनी, इसका नाम था सप्रू कमेटी। इस सप्रू कमेटी का कहना था कि हमारे पास जो राइट है, जो अधिकार है, वो दो हिस्से में बांटा गया। एक है जस्टिबल और दूसरा है नॉन जस्टिबल। मेरी बात सुनेगा, एक है जस्टिबल जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और दूसरा है नॉन जस्टिबल जिसको हमने डीपीएसपी में डिफाइन किया है। क्यों मैं कह रहा हूं इसको जस्टिबल, वाई आई एम ने जस्टिबल, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का या मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। परंतु लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में आप अपने चीजों को सरकार या फिर कोर्ट ये नहीं कर सकती है कि जबरन नहीं कर सकती है कि सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन पॉलिसी बनाकर, सरकार पॉलिसी बना के यहाँ पर ये दिखला सकती है कि हम इसके तहत ये कानून बनाने चाह रहे हैं, ये वो कोर्ट में बता सकती है। लेकिन इट इज नॉट द इन्फोर्समेंट। फिर कह रहा हूं कोई भी चीज यहाँ पर लीगली इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है डीपीएसपी के अंदर। तो इसीलिए डीपीएसपी अलग है और फंडामेंटल राइट आपका अलग पार्ट में रखा गया है। इसीलिए कहा गया है कि डीपीएसपी आर द आइडल्स व्हिच मीन केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी इनएक्ट्स अ लॉ। कानून के तहत यहाँ पे उन तमाम चीजों को वो एक पॉलिसी रिफॉर्म बना सकती है। ये डीपीएसपी का एक अधिकार है जिसके अंतर्गत यहाँ पर राज्य हो या केंद्र हो वो पॉलिसी निर्माता कर सकती है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीएसपी कितने पार्ट में बांटा गया है और उनके नाम क्या है। तो आपके सामने है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और आपका लिबरल प्रिंसिपल। मैं फिर कह रहा हूं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल,
गांधीयन प्रिंसिपल और आपका लिबरल प्रिंसिपल, जिसमें तमाम उन आर्टिकल्स की बारे में बात की है जो आर्टिकल्स अलग अलग आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43। उसी तरह से गांधी में 40, 43, 43B, 46, 47 और लिबरल में 44, 45, 48, 49, 50 और 51। ये तमाम आर्टिकल्स को हमने 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला आता है सोशलिस्ट, जो एक सामाजिक के बारे हम बात कर रहे हैं, और दूसरा है गांधीयन, एक गांधीवादी सोच के ऊपर है, और लिबरल, इसको हम लिबरल उदारवादी के नाम से कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल के ऊपर कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमारे सामने क्या दर्शाते हैं। तो आपके सामने आता है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूं तो आर्टिकल 36 के बारे में बात करूं, इसमें वही चीज है जो हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में, जिसपे राज्य की भूमिका क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट पार्लियामेंट उन तमाम लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट किया गया है आर्टिकल 36 में। तो वही हिस्सा जो 12 में था उसी हिस्से को दर्शाया गया है आर्टिकल 36 में। 37 क्या कहता है, मैं फिर कह रहा हूं, द प्रोविजन इन दिस पार्ट कि कानून उसके तहत आपको इन्फोर्स नहीं कर सकती है। जी हाँ, लेकिन राज्य की या केंद्र की या सरकार की ड्यूटी है कि उस पर उस सिद्धांत के आधार पर कानून बनाए। ये कहा गया है डीपीएसपी के अंदर, इज नॉट द इन्फोर्स, मैं फिर कह रहा हूं, DPSP is not to be enforced by any court। अब मैं बात करूंगा DPSP का, वो जो सोशलिस्ट के अंदर है, सामाजिक के ऊपर रखा गया है, जिसमें हमने नैतिक जिम्मेदारी की हमने बात किया है, जो सामाजिक और आर्थिक, सोशल और इकोनॉमिक दोनों के आधार पर यहाँ पे बात की गई है, ताकि जनता का, ताकि आम लोग, देश का भला हो सके। जब मैं बात करता हूं आर्टिकल 38 के बारे में, तो उसमें कहा गया है कि हमारी सरकारों को लोगों को सिक्योरिटी देनी है, सिक्योर करना है कि वो जो परिचालन कर रहे हैं, जो वो स्कीम ला रहे हैं, जो कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं ताकि उससे लोगों को भरोसा हो, लोगों को उनके फायदे के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो चीज आगे देख सकें। 39 क्या कहता है कि जो सरकारें हैं उनको कुछ ऐसे सिद्धांत बनाने हैं उन तमाम पॉइंटों के आधार पे, ताकि उससे लोगों के अंदर एक सहानुभूति या फिर उनको एक परिचालक हो। पहला क्या कहता है, राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, सभी नागरिकों को जीवन यापन करने का एक अधिकार है, वो जीवन यापन कर सकते हैं। उसके साथ इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, की तमाम जितनी भी चीजें रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो साधन एक रिसोर्सेज कम्युनिटी को और अच्छे रूप में उन लोगों को दिया जाए, किसी से भेदभाव ना करें। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन, सरकार इस चीज में ना है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, इस पे नहीं देखना है, हमें सबके साथ और सबके लिए काम करना पड़ेगा। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है सरकारों की। इसके साथ डी पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट कहता है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क बिटवीन द मैन एंड वुमेन, कि यहाँ पर नर या नारी के बीच में हम कोई भेदभाव नहीं देंगे, इसमें हम ये दर्शाएं कि भाई हम इनको इतना पैसा देंगे, उसको इतना पैसा देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर समान कार्य कर रहे हैं और तो उनको इतना ही बराबर का पैसा मिलना चाहिए। इसके साथ जो ई पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ अ वर्कर। देखिए, जो लोग कामकाज कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी उन सबकी बनती है, कि कोई ऐसा ना हो कि ज्यादा उसको काम किया जाए जिससे उसके ऊपर पड़ने वाली पीड़ा हो। उसको हमें समय समय पर उसको गैप, इंटरवल, जैसा आपने सुना होगा ब्रेक, ये तमाम चीजें देना भी जरूरी है। आप किसी से जबरन लगातार काम ऐसा नहीं करा सकते हैं। अगली जो एफ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के लिए, स्वस्थ
चीजों को देखरेख करने के लिए होना भी जरूरी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पर दर्शाई जा रही है, ये तमाम चीजें हैं जो लोगों के भरोसों के लिए बात की जा रही है। वो उन तमाम चीजों पे हम बात करना चाहते हैं ताकि लोगों के अंदर ये भरोसा जागे कि सरकार जो नीतियां बना रही है उन नीतियों में उन लोगों को हम परिप्रेक्ष्य नहीं करके एक तरीके से पूरे समाज के लिए हम यहाँ पर काम करें, जिसके अंतर्गत कि सरकार किसी विशेष वर्ग पे ना देके सबके लिए वो काम करे। इसलिए हमारा ये 39 आर्टिकल कहता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 39 ए, जी हाँ, यहाँ पर 1976 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पास पैसा नहीं है कानूनी इसको लड़ने के लिए, तो सरकार उसको फ्री लीगल एड देगी। यहाँ पर फ्री में कानूनी सहायता, मुफ्त में कानूनी सहायता देने का उसको बनता है। ये चीजें सरकार ने बनाई है। आगे मैं बात करना चाहता हूं जो नीति निर्धारक के अनुसार है, वो है आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। हम तमाम लोगों को काम करने का अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है। इट्स नॉट द फंडामेंटल राइट, ये हमारे लिए फंडामेंटल राइट नहीं है। शिक्षा का प्राप्त करने का है, लेकिन वो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक है कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा, जो आर्टिकल 29 ए कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, आर्टिकल 29 ए बोलता है। तो उसमें उन तमाम लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज है, जो डिसेबल पर्सन है, तो उन तमाम लोगों के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं बनाए ताकि उसका फायदा उन लोगों को भी हो। जैसे मैं कहूं, बेरोजगारी भत्ता सुना होगा आपने। तमाम सरकारें, राज्य सरकारें अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, और विकलांग पेंशन जिसको हम दिव्यांग पेंशन भी बोलते हैं, वो लोगों को दिलाई जाती है। इसका मेन मुद्दा ये है ताकि लोगों को पब्लिक असिस्टेंस दिया जाए, इसीलिए सरकारें ऐसे स्कीम बनाती है। फिर मैं कहना चाहता हूं आर्टिकल 42 के बारे में, जिसमें कहा गया है अ प्रोविजन फॉर जस्ट एज ए ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी का मतलब है प्रसव के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो उनको यहाँ पर जो 1961 में जो कानून बना था बेनिफिट के लिए, उसको 2017 में अमेंडमेंट किया गया है, बदलाव किया गया है, जिसमें पहले जो था वो 12 हफ्ते का था, अब उसको बढ़ा के 26 हफ्ते का कर दिया गया है पेड लीव। ये मेडिकली बेस्ड ग्राउंड के अंदर अलग कंडीशन में कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये मेडिकली बैकग्राउंड पे है, लेकिन उस महिला को यहाँ पर 26 हफ्ते का पेड लीव देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। ये कानून के तहत उसको यहाँ पर ये उसका एक अधिकार है जो एक पॉलिसी के अंतर्गत उसको बताया जा रहा है आर्टिकल 42 के बेसिस पे। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 47 के बेसिस पर। इसमें यह कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को सुरक्षित है कि लोगों को जो खान पान हो रहा है वो उनकी स्वास्थ्य को, उनकी जो स्वस्थ जो है उसको नुकसानदायक ना हो, कि जो वो खान पान कर रहे हो ऐसा ना हो कि वो उनको इंटॉक्सिन सब्सटेंस मिल रहा है या गलत चीजें मिल रही हैं, या कहीं अब आप बाजार में खुले में सामान खाते हो तो वो गलत तो नहीं है। उन सबको मापदंड देखने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। इसीलिए सरकार इसके लिए कहती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को जो खाना दिया जाए वो न्यूट्रिशन फूड दिया जाए, क्योंकि वो जीवन यापन की जरूरी है। और इसके साथ साथ जन स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, इसलिए उसको रखा गया है। इसीलिए कहीं कहीं पे सुना होगा कुछ राज्य सरकार है उन्होंने बैन कर रखा है लिक्वर्स को, ठीक है। तो वो रेवेन्यू की बात नहीं है, वो एक स्टेप है। क्यों लिया है, ये राज्य सरकार का पराधीन है, उनका अधिकार है, वो चला सकती हैं, बंद भी कर सकती हैं।
अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो आना चाह रहा है डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल पे। गांधीवादी सोच के ऊपर यहाँ पर बात की गई है, जहां पे गांधी जी के आइडियोलॉजी पर काम किया गया है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बोलता है कि हमें पंचायतों का संगठन बनाना है, पंचायत बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, पंचायत को हमारे संविधान संशोधन आर्टिकल 72 और 73 1992 में 72 और 73 के अंदर यहाँ पर उनको 3 टायर गवर्नमेंट के हिस्से दिया गया है। तो फर्स्ट टायर क्या होता है? सेंट्रल, सेकंड क्या होता है? स्टेट, और तीसरा क्या होता है? हमारा पंचायत। तो पंचायतों को यहाँ दिखाया गया है इट्स अ 3 टायर गवर्नमेंट ऑफ द पार्ट। इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि जो पंचायत है वो अपने लिए अपने हिसाब से एक गवर्नमेंट को काम कर सके, उसके बेसिस पर पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में लागू कराया गया है। बात करते हैं आगे। उसमें कहा गया है आर्टिकल 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर। जी हाँ, लोगों को समानता के रूप में एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले वर्कर्स को, और तमाम वो चीजें हैं जो सुविधाएं हैं जो सभी वो समान रूप से लोगों को दिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में अभी भी दो हिस्सों में लोग कामगार को बांटा गया है। इसको हिंदी बोलते हैं संगठित वर्कर, ऑर्गेनाइज वर्कर, और दूसरा है असंगठित वर्कर जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर के नाम से इसको कहा गया है। लेकिन संविधान के में अंतर्गत जिसको हम संगठित वर्कर बोलते हैं वो बेसिकली उसके लिए भविष्य निधि के लिए हम उसकी सैलरी से पीएफ काटते हैं। तो एक ये था कि लोगों को भरोसा रहे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हम छोटे से छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें जिसको बोलते हैं विलेज कॉटेज इंडस्ट्री। छोटे छोटे उद्योगों को हम बढ़ावा दें। उनको कैसे बढ़ाना है? कोऑपरेटिव, सहकारी तरीके से ग्रामीण इलाकों में कैसे बढ़ाया जाए, उन तमाम चीजों के ऊपर यहाँ पर बात दर्शाई गई है आर्टिकल 43 के अंदर। 43 क्या कहता है कि लोगों को तमाम चीजें लेक्चर्स उनको तो मिल ही जाए, साथ साथ जो हमारे ग्रामीण इलाके में है वहां पर चीजों को प्रमोट किया। गांधी जी का सपना था कॉटेज इंडस्ट्रीज को लाने के लिए। उसके बाद 46 क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षा है और जो हमारे ये कहा जाए इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कोई भी वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग है, उनको हम प्रमोट करें, उनको हम आगे लेकर आए। उस ऐसी योजनाएं हम बनाएं ताकि उन लोगों को, खासकर जो समाज में पिछड़े हैं, उन पिछड़ों को हम आगे लेकर आए। उसके तहत योजनाएं बनाने का काम सरकार का है। मैं फिर कह रहा हूं, इन्फोर्स नहीं कर सकता है कोई। योजनाएं बनती हैं, कई योजनाएं बनती हैं, इसलिए योजनाओं के बारे में बात मैं कर रहा हूं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? वो कहता है स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग आप जानते होंगे। जी हाँ, इलीगल स्लॉटर आप नहीं कर सकते हैं। जैसे काव काव या फिर दुधारू पक्षियों को आप मार नहीं सकते हैं। तो ये एक कानूनी है, बहुत सारी राज्य सरकारों ने बैन कर रखा है कि अगर आप गाय हत्या करते हैं तो वो इलीगल है और वो कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के तहत पे आर्टिकल 48 जो कहता है कि जो स्लॉटरिंग करते हैं, जो एक तरीके से ये कहा जाए कि वो गौ हत्या या इस तमाम चीजें पे जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रोकने के लिए सरकार क्या मुद्दे उठाती है, हम बात उस पर करते हैं कि आर्टिकल 48 मना करता है। लेकिन अगर कोई वृद्ध है या फिर कोई चीज होती है सरकार के नियम और कायदे कानून के अंतर्गत, मैं फिर कह रहा हूं, नियम और कायदे कानून के अंतर्गत अगर होता है तब आप उसको कर सकते हैं। लेकिन लीगली, कानूनी रूप पे गैर कानूनी वो मान्यता नहीं दी जाएगी। अब मैं वो जो बात करना चाह रहा हूं वो है डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदारवादी बुद्धिजीवी, जिन्होंने सिद्धांत के बेसिस पर जो सिद्धांत बनाए हैं, मैं बात उनकी करना चाहता हूं। तो उनके आधार पर यह बात की गई है कि सरकारें
अपने नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोशिश करें थ्रू आउट द कंट्री। कहने मतलब ये है कि सबके लिए समान रूप से रखा जाएगा, किसी में भेदभाव नहीं होगा। लेकिन डीपीएसपी को देखो, ध्यान रखना, डीपीएसपी को जब बनाया गया था उसमें कई सारी चीजें थी जो फंडामेंटल राइट्स पे नहीं जोड़ा गया। रीजन ये था कि देश आजाद जब हुआ था तो कई सारे वर्ग थे, कई सारे धर्म थे, तो अगर हम करेंगे तो आपसी लड़ाई होगी जिससे एक देश का माहौल बिगड़ेगा। तो ये भी चीजें जरूरी हैं। कैसे करना है ये सरकारों को सोचना है, समझना है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहाँ पर बात कराई जा रही है। आर्टिकल 45 कहता है कि जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करना, उनको शिक्षा के लिए उपलब्ध कराना, ये सरकार की योजनाओं में शामिल होना चाहिए। इसीलिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्र खोल रखे हैं ताकि बच्चों को कुपोषण उन सबसे दूर ही रखे, उन सबके लिए कामकाज करे, इसलिए ये बात कराई जा रही है। 28 क्या कहता, 48 नॉट 48 क्या कहता है कि हमें अपनी कृषि, हमें अपने पशुपालन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। आर्टिकल 48 इसको दर्शाता है। उसके साथ 49 जो आप लिख कर आते हैं मॉन्यूमेंट्स पे, वो गलत है। हमें हमारे स्मारक स्थलों को बचाने का एक जिम्मेदारी है। ये चीज देखना है, सरकारों को भी देखना है, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि अगर कोई स्मारक है इस तरह को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट पे, जो ऐतिहासिक है, इसके लिए पहचान है, अगर उनका हम नुकसान करेंगे तो वो भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि वो राष्ट्र के एक राष्ट्र की पहचान है। इसीलिए इन सब पे यहाँ पर बात कराई गई है। आगे बात करना चाहता हूं, आर्टिकल 50 क्या कहता है। वो कहता है कि जुडिशरी को, न्यायिक पालिका को, एजुकेटिव को, जो कार्यपालिका है उससे, पब्लिक सर्विस से अलग की जाए। जी हाँ, न्यायपालिका कार्यपालिका अंतर्गत है। कुछ चीजों में न्यायपालिका कार्यपालिका, कुछ चीजों में कार्यपालिका अधिकार है कि वो कानूनी स्तर को अपने स्तर से दे सकती है। जैसे रेवेन्यू, कुछ चीजों पर रेवेन्यू के हिसाब से आपने सुना होगा मजिस्ट्रेट, डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के नाम से, उसकी उनकी भी कोर्ट होती है, वो भी अपने फैसले सुनाती है। उसके अंतर्गत रखा गया कुछ चीजें एग्जीक्यूटिव के पास है, कुछ जुडिशरी के हाथ में रखा गया है। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि हमें हमेशा शांति के रूप में, सुरक्षित के रूप में काम करना पड़ेगा। प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, हमें हमेशा, भारत हमेशा शांति के रूप में काम करेगा। ये आर्टिकल 51 के तहत बात बताई गई है। अब मैं उन तमाम संशोधन की बात करना चाहता हूं जो संशोधन के अंतर्गत डीपीएसपी के अंदर उनको इंक्लूड किया गया। तो वो 42 अमेंडमेंट 1976 के अंदर, जहां पर डीपीएससी में कुछ चीजों को लिंक किया गया। तो सबसे पहले 39 जो मैं बात कर चुका हूं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। 39A, लोगों को फ्री में, जो गरीब हैं उनको हम यहाँ पर फ्री में क्या दें, लीगल एड दें। 43A क्या कहता है कि जो कामगार हैं उनका भी हिस्सा किसी भी उद्योग में होना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में उनका होना जरूरी है। 43A कहता है। और 48A कहता है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना, वन जन जीवन को देखभाल करने के लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ डीपीएसपी के अंदर जो तमाम अमेंडमेंट किए गए, जिसके अंतर्गत डीपीएसपी एक पहचान बनी हुई है हमारे संविधान के अंदर, उसमें ये बात बताई गई है। स्टेटमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, आर्टिकल 38, मैं फिर कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, अब क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत जो हमें मजदूरी मिलती है वो आर्टिकल 39 में दर्शित है। 42 में क्या आता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर, जहां पर हम बोलते हैं कि जो मैटरनिटी हैं, वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। 73, 74, आर्टिकल 40 जहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर संशोधन किया गया है हमारे पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने के लिए। 3 टायर गवर्नमेंट,
तीसरी भूमिका सरकारी, उस पे बात की जा रही है। उसके बाद आर्टिकल 50 कहता है क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 73 सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को अलग किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के अंदर। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 48 के अंदर, जहां पर पर्यावरण, वन्य जीव, उन सब की हम बात कर रहे हैं। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 21 ए, जो पहले 45 में था अब उसको 21 ए में दर्शाया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है जो इनको देना जरूरी है। आई होप आप सभी को डीपीएसपी को समझ में आ रहा होगा, तमाम आर्टिकल्स के बारे में, ये तमाम चीजें हैं। हम यहीं पे इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं डीपीएसपी के सिस्टम को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।